नमस्ते। आज के इस बेहद खास सेशन में हम यूपी बोर्ड भौतिक विज्ञान के अध्याय 4 यानी गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हम इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में डिकोड करेंगे। देखिए, ये विषय सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारे आसपास काम कर रहे फिजिक्स के नियमों को समझने के लिए भी बहुत रोमांचक है। तो चलिए, बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे इसके अंदर उतरते हैं और इन भारी भरकम लगने वाले सिद्धांतों को एकदम सिंपल बनाते हैं। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र के बेसिक सिद्धांतों को समझेंगे, फिर इसके नियमों की बात करेंगे। उसके बाद गतिमान आवेशों पर लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्रों में कणों की स्थिति और आखिर में एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जहां हम चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल मूल सिद्धांतों को समझेंगे। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, ये चुंबकीय क्षेत्र आखिर होता क्या है? बस इतना सोचिए कि एक चुंबक के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना हुआ है। अब इस घेरे या स्पेस के अंदर अगर कोई दूसरा चुंबक आ जाए, लोहे का कोई टुकड़ा आ जाए या फिर कोई गतिमान आवेश यानी मूविंग चार्ज आ जाए, तो वो एक तरह का बल महसूस करेगा। बस इसी अदृश्य प्रभाव वाले एरिया को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंतरिक्ष में बिना छुए अदृश्य बल काम करते हैं। अब इन चुंबकीय बल रेखाओं की कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली बात, ये हमेशा बंद और एकदम कंटिन्यूअस लूप बनाती हैं। बोर्ड एग्जाम्स में ये अक्सर शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। और एक बात जो बिल्कुल रट लेनी है वो ये कि ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, कभी नहीं काटती। सोचिए, अगर वो एक दूसरे को काटेंगी तो उस पॉइंट पर दो अलग अलग दिशाएं हो जाएंगी, जो प्रैक्टिकली असंभव है। इसके अलावा चुंबक के बाहर इनकी दिशा हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। इन पॉइंट्स को दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, चुंबकीय क्षेत्र के नियम। एग्जाम के टाइम पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है वो है सही समय पर सही नियम का इस्तेमाल करना। यहाँ हमारे पास दो मुख्य टूल हैं, बायो-सावर्ट का नियम और एम्पियर का नियम। इसे ऐसे समझिए, जब आपके पास कोई एकदम सीधा साधा सिमेट्रिकल शेप हो, जैसे एक सीधा तार या परिनालिका, तो वहाँ एम्पियर का नियम लगाना सबसे आसान और फास्ट होता है। लेकिन जब शेप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा या असमित हो, तो हम उस शेप को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर कैलकुलेशन करते हैं और वहाँ काम आता है बायो-सावर्ट का नियम। और ये रहा बायो-सावर्ट नियम का मेन फॉर्मूला, dB = μ0/4π × I dl sin θ/r²। लंबी डेरिवेशन सॉल्व करते समय ये फॉर्मूला एक बहुत ही ज़रूरी चेक पॉइंट की तरह काम करता है। इसमें I आपकी करंट या धारा है, dl उस तार का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है और r उस पॉइंट की दूरी है जहां हम चुंबकीय क्षेत्र माप रहे हैं। इसे अपनी नोटबुक में बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर हाईलाइट कर लीजिए। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। यहाँ हम देखेंगे कि जब चार्ज मूव करते हैं तो उन पर ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे अपना बल लगाता है। यहाँ दो फॉर्मूले हैं जिनमें अक्सर गड़बड़ होती है। देखिए, अगर कोई अकेला आवेश Q v वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र B में घूम रहा है, तो उस अकेले चार्ज पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है F = qvb sin θ। लेकिन अगर हम किसी पूरे के पूरे तार या कंडक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें I करंट बह रहा है, तो उस पूरे तार पर लगने वाला बल होता है F = IBL sin θ। दोनों का बेसिक लॉजिक बिल्कुल सेम है, बस देखने का नजरिया और संदर्भ अलग है। अब इस बल की दिशा कैसे पता करें? इसके लिए हम यूज करते हैं दाएं हाथ का नियम। अभी इमेजिन कीजिए, अपने दाएं हाथ की उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र यानी B की दिशा में फैलाइए। अब अपने अंगूठे को आवेश के वेग यानी V की दिशा में सेट कीजिए। ऐसा करने पर आपकी हथेली जिस दिशा में पुश करेगी या धक्का देगी, वही लॉरेंज बल की दिशा होगी। दिशाओं को दिमाग में विजुअलाइज करने का ये सबसे शानदार तरीका है। इसी तरह फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी है। अगर आप अपने बाएं हाथ की पहली दो उंगलियों और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री पर फैलाते हैं, फिर अपनी तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ और बीच वाली उंगली को करंट की दिशा में पॉइंट करते हैं,
तो आपका अंगूठा अपने आप जिस दिशा में उठेगा वही उस चालक पर लगने वाले बल या मोशन की दिशा होगी। एग्जाम में गलती न हो इसके लिए इस फिंगर प्लेसमेंट की थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कर लेनी चाहिए। चौथे भाग में प्रवेश करते हैं चुंबकीय क्षेत्रों में कणों का व्यवहार। मान लीजिए एक आवेशित कण एकदम सीधा जा रहा है और अचानक से वो एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में घुसता है जो उसके रास्ते के बिल्कुल 90 डिग्री यानी लंबवत है। अब क्या होगा? वो बल उस कण को लगातार धक्का देकर घुमाने लगेगा और वो कण एक गोल गोल रास्ते पर चक्कर काटने लगेगा। इसी को हम वृत्तीय गति कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, इस गोल रास्ते पर लगातार घूमने के लिए कण का लंबवत प्रवेश करना सबसे जरूरी शर्त है। अब जब कण गोल घूमेगा तो जाहिर है उस सर्कल की कोई ना कोई त्रिज्या यानी रेडियस भी होगी, और ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला है r=mv/qb। यहाँ m कण का द्रव्यमान है और v उसका वेग है। ये फॉर्मूला बहुत खास है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर अभिकेंद्र बल को चुंबकीय बल के बराबर रखकर इस फॉर्मूले को सिद्ध करने यानी डिराइव करने के लिए कहा जाता है। और ये आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो सच में हैरान करने वाला है। T=2πm/qb। आवर्तकाल मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में लगने वाला टाइम। अब जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। क्या इसमें आपको कहीं भी वेग v या त्रिज्या r दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि कण चाहे कितनी भी तेजी से भागे या उसका गोल रास्ता कितना भी बड़ा हो, उसे एक चक्कर पूरा करने में हमेशा बराबर समय ही लगेगा, क्योंकि ये टाइम सिर्फ उसके द्रव्यमान और आवेश पर डिपेंड करता है ना फिजिक्स का एकदम कमाल का फैक्ट। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर, न्यूमेरिकल्स और परीक्षा की तैयारी। ये लिस्ट आपके लिए एक फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट की तरह है। लॉन्ग आंसर वाले सेक्शन में ये 3 डेरिवेशंस बहुत बार रिपीट होते हैं। पहला, किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। दूसरा, 2 समांतर तारों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की गणना करना। और तीसरा, जो हमने अभी डिस्कस किया, गतिमान आवेश के पथ की त्रिज्या और आवर्तकाल सिद्ध करना। एग्जाम में बैठने से पहले इन तीनों को अपनी रफ कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस जरूर कर लें। चलिए अब लॉरेंस बल के फॉर्मूले को एक एक्चुअल न्यूमेरिकल पर अप्लाई करके देखते हैं। सवाल कुछ ऐसा है, एक प्रोटॉन है, उसका वेग यानी स्पीड दी गई है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 2.0 टेस्ला है और वो 30 डिग्री के एंगल पे एंटर कर रहा है। हमें इस पर लगने वाले बल को कैलकुलेट करना है। अगर एग्जाम में पूरे नंबर चाहिए तो आंसर शीट में इसे बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। सबसे पहले साफ साफ लिखिए कि सवाल में क्या क्या दिया गया है। जैसे प्रोटॉन का आवेश Q होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वेग v है 3 × 10⁵, b है 2.0 और थीटा है 30 डिग्री। इसके बाद अपना फॉर्मूला लिखिए F=qvb sin थीटा। फिर सारे मानों को फॉर्मूले में रखिए और सॉल्व कीजिए। और हाँ, सबसे बड़ी गलती जो अक्सर होती है, आंसर के लास्ट में न्यूटन जैसी सही यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलना। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर्स में सॉलिड मार्क्स स्कोर करने के लिए इन कुछ परिभाषाओं को बिल्कुल रट लीजिए। खासकर 2 समांतर धारावाही चालकों वाले कॉन्सेप्ट से 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे निकालते हैं, ये तो बोर्ड वालों का फेवरेट सवाल है। इसके अलावा लॉरेंस बल क्या है और चुंबकीय क्षेत्र की इकाई 1 टेस्ला की डेफिनेशन भी आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। इस पूरे सेशन को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर दिमाग लगाते हैं। मान लीजिए एक चार्ज है जिसे हमने एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच रख दिया है, लेकिन वो चार्ज अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर है, जरा भी हिलडुल नहीं रहा है। तो उस पर कितना बल लगेगा, जरा सोचिए। हमारा फॉर्मूला था F=qvb sin थीटा। अगर चार्ज रुका हुआ है तो उसका वेग यानी v होगा 0, और अगर v 0 है तो वो पूरा का पूरा बल भी बिल्कुल सही 0 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि बिना गति के कोई भी चुंबकीय बल काम नहीं करता। इसे हमेशा याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म होता है। ऐसे ही सीखते रहिए और फिजिक्स के इन शानदार नियमों को एक्सप्लोर करते रहिए।